कहाँ से है भैया? बंगाल से। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। हाँ। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? ये सब मत कर, ये सब मत कर। तुम्हारे जैसा आदमी के कारण ही ये सब हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आदमी को भड़का रहे हो तुम। पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से? पुलिस से। रीजन? नहीं, हमें मानव जी इसकी पूरी फंडिंग जो है पीएम केयर्स फंड से आई है। आपसे निवेदन है कि पीएम केयर्स फंड की पूरी जांच की। दोस्तों देखिए, एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब भी छात्र सड़कों पर उतरते हैं, जब भी जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती है, तो सत्ता के पास बस एक ही पुराना हथियार होता है, और वो हथियार है प्रोटेस्ट को बदनाम कर देना। कैसे बदनाम करेंगे? बस अपने कुछ पालतू लोगों को भीड़ में घुसा दो, उनसे पत्थर फिकवाओ, तोड़फोड़ करवाओ, और फिर पूरी दुनिया के सामने कह दो कि देखिए ये कैसा प्रोटेस्ट है, ये तो हिंसक है, इसमें तो उपद्रवी घुसे हुए हैं, और जनता की सहानुभूति एक झटके में खत्म। मीडिया को मसाला मिल गया, पुलिस को लाठी चलाने का लाइसेंस मिल गया, सत्ता की गद्दी सलामत हो गई। यही खेल जंतर मंतर पर खेला गया था, जब वहां आंदोलन के बीच से एक पूरा ट्रक भर के पत्थर पकड़ा गया था, और यही खेल अब झारखंड में खेलने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बार पूरी की पूरी साजिश कैमरे पर पकड़ी गई है, पूरा का पूरा सिंडिकेट एक्सपोज हो गया है, और भाजपा के वो चिंटू खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं कि उन्हें बंगाल से गाड़ियों में भर भर करके लाया गया, खर्चा भी दिया गया, और भेजा किसने? खुद पार्टी वालों ने। सोचिए जरा, पूरा एक सिंडिकेट, पूरी एक फैक्ट्री, पूरा एक ऑपरेशन जो सिर्फ इस मकसद से चल रहा है कि कैसे भी करके छात्रों के आंदोलन को कुचल दिया जाए, और वो भी उस पार्टी की तरफ से जो हर दिन देशभक्ति के भाषण देती है, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाती है, और खुद को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बताती है। पहले वो वीडियो देखिए जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। कहाँ से है भैया? बंगाल से। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? क्या बोला? होने के लिए बोला था। क्या? यार ये हमें इसलिए आए हैं। क्या प्रोटेस्ट है बताया? नहीं बताया, बस भेज दिया। क्या पैसा भी दिया है? आने जाने का दिया खर्चा? कितना खर्चा दिया? नहीं दिया है। जितना खर्चा हो कर दिया है। कितना गाड़ी आया है? आया है 10-15 गाड़ी बंगाल से आया। दोस्तों, अब इस वीडियो का एक एक शब्द अपने आप में एक बम है। एक ऐसा नौजवान जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बंगाल से आ गया है, जिसे झारखंड के प्रोटेस्ट का असली मुद्दा तक नहीं मालूम है, जिसे बस इतना बताया गया है कि जाओ, गड़बड़ी करो, माहौल बिगाड़ो और आ जाओ। पैसा भी दिया गया, खर्चा भी दिया गया, गाड़ियां भी दी गई, और कितनी गाड़ियां आई? 10 से 15, यानी सैकड़ों की तादाद में लोग, पूरा एक कारवां। सोचिए जरा, अगर एक बच्चा पकड़ा जा सकता है और वो सब कुछ बता सकता है, तो जो नहीं पकड़े गए हैं उनकी संख्या क्या होगी? ये पूरा ऑपरेशन कितना बड़ा होगा? ये पैसा किसकी जेब से गया होगा? ये गाड़ियां किसने इंतजाम की होगी? और सबसे बड़ी बात, ये पूरा प्लान किसकी टेबल पर बैठ करके बना होगा? कंचना यादव, जो कि आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, और एक झटके में पूरे देश के सामने पर्दा उठ गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और वीडियो सामने आया जो और भी दिलचस्प है। जब असली छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, जब वो एक आध बैरिकेड तोड़ चुके थे, ठीक उसी वक्त एक नफरती चिंटू भीड़ में घुस आया। मकसद क्या था? माहौल भड़काना, छात्रों को हिंसक बना देना, ताकि पुलिस को लाठी चलाने का बहाना मिल जाए, ताकि आंसू गैस के गोले छोड़ने का जायज कारण बन जाए, ताकि टीवी पर दिखाया जा सके कि देखिए ये छात्र तो हिंसक हो गए हैं। लेकिन उस चिंटू की किस्मत खराब थी, क्योंकि वहां मौजूद असली छात्रों में से एक ने उसे पहचान लिया, उसका हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से घसीट करके बाहर निकाल दिया। ये सब है, ये सब मत कर, 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 ये सब मत कर। कौन है? ये सब मत कर, ये सब मत कर। तुम्हारे जैसा आदमी के कारण ही ये सब हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आदमी को भड़का रहे हो तुम, यहाँ पे आदमी को भड़का रहे हो तुम। ये क्या कर रहा है अभी तुम? जानबूझ के भड़का रहा है। दोस्तों, अब इस वीडियो को देख करके एक ही बात समझ आती है कि अगर उस असली छात्र ने यह हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर वो एक आदमी सामने नहीं आया होता, तो उस चिंटू की हरकतों के चलते सैकड़ों निर्दोष छात्रों पर लाठियां चलती, कईयों को गंभीर चोटें आती, शायद कोई मारा भी जाता, और फिर पूरे देश से यह नैरेटिव फैलाया जाता कि छात्र हिंसक हो गए हैं, इसीलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। यह कैसा घिनौना साजिश है, यह कैसा गंदा खेल है। एक तरफ आप छात्रों को उस्का रहे हैं, दूसरी तरफ आप पुलिस को उन पर टूट पड़ने का मौका दे रहे हैं।
और तीसरी तरफ आप गोदी मीडिया के जरिए पूरी कहानी को अपने पक्ष में मोड़ रहे हैं। तीन तरफा हमला हो रहा है दोस्तों, तीन तरफा साजिश हो रहा है। इस पूरी साजिश की एक और परत तब खुली जब भाजपा के एक चिंटू को हेमंत विश्व शर्मा जैसे बड़े नेता के साथ खड़े देखा गया। सीएम साहब बच्चों से मिलने कब जाएंगे? बच्चों से मिलने कब जाएंगे आप? बच्चों से मिलने कब जा रहे हैं सर आप? सर 3 मिनट का रास्ता आप कितने दिन में तय करेंगे? हम सवाल कर रहे हैं सीएम साहब से। अब जरा सोचिए कि जो लड़का प्रोटेस्ट के बीच में मुख्यमंत्री से पत्रकार बनकर के सवाल पूछ रहा है, वही लड़का बाद में भाजपा के सबसे बड़े नेताओं के साथ मंच पर खड़ा दिखाई देता है। तो पत्रकार है या पार्टी कार्यकर्ता, दोनों में से क्या है? या फिर पूरा एक कॉम्बो पैक है जो हर काम कर सकता है? सुबह पत्रकार, दोपहर को प्रदर्शनकारी, शाम को पार्टी नेता। यही वो सिंडिकेट है जिसका खुलासा हो रहा है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें पत्रकार भी है, प्रदर्शनकारी भी है, राजनेता भी है और सोशल मीडिया के योद्धा भी हैं। सब एक ही जगह से पैसे लेते हैं, एक ही जगह से आदेश लेते हैं और एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। मकसद क्या है? सत्ता की कुर्सी बचाना, जनता की आवाज को दबाना, असली मुद्दों को नकली मुद्दों में डुबो देना। अब बात करते हैं गोदी मीडिया के उस चेहरे की जिसने खुद को शहीद बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी असलियत सामने आ चुकी है। नाम है अमन चोपड़ा। ये वो पत्रकार है जो हर दिन टीवी पर आकर के सरकार की चरण वंदना करते हैं। इनकी पत्रकारिता का दायरा बहुत सीमित है। जहां जहां विपक्ष होता है वहां वहां ये सूंघते फिरते हैं, लेकिन जहां सरकार की बर्बरता होती है वहां ये मुंह छिपा करके बैठे रहते हैं। इनका पूरा करियर इसी बात पर टिका है कि कैसे भी करके सरकार को खुश रखा जाए। तो अमन चोपड़ा साहब झारखंड पहुंचे, मकसद क्या था? छात्रों की कवरेज करना। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर इनका छात्रों से इतना ही प्रेम था तो पिछले महीने भर से जो SSGE का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था वहां क्यों नहीं पहुंचे? देहरादून में पेपर लीक को लेकर के जो प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा था वहां क्यों नहीं गए? बस रांची जाना था। क्यों? क्योंकि रांची में कहानी अलग है, वहां एक अलग एजेंडा फिट होता है, वहां जनता को गुमराह करने का काम आसानी से हो सकता है। इसीलिए बाकी सब आंदोलन नजरअंदाज करके सीधे रांची। लेकिन वहां जो हुआ वो सोचा नहीं था। झारखंड पुलिस ने अमन चोपड़ा को नाश्ते की मेज से उठा लिया और यहीं से इनका ड्रामा शुरू हुआ। पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से? हाँ जी, पुलिस से। रीजन? अच्छा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद पूरी गोदी मीडिया एकजुट हो गई। सुधीर चौधरी से लेकर के तमाम पालतू पत्रकार टूट पड़े। हल्ला मचाया गया कि पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है, पत्रकारों की स्वतंत्रता खतरे में है, लोकतंत्र मर रहा है, नाखून कटवा करके शहीद होने की पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि FIR छात्रों की कवरेज करने के लिए नहीं हुई थी। FIR हुई थी सदर अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट यानी कि HDU में घुस करके वीडियो बनाने पर। अब HDU क्या होता है? यहां वो मरीज भर्ती होते हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर होती है, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं, जिन्हें बिल्कुल शांति की जरूरत होती है, जिन्हें किसी भी तरह के संक्रमण से बचाना बेहद जरूरी होता है। ऐसी जगह पर बिना अनुमति के, बिना किसी प्रोटोकॉल के चप्पल जूते पहन करके घुस जाना और वीडियो बनाना, यह पत्रकारिता है? ये कौन सी पत्रकारिता है भाई? पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। यह तो पूरी तरह से जाहिलियत है। मरीजों की जान की परवाह किए बिना, संक्रमण के खतरों को नजरअंदाज करके बस अपने व्यूज और लाइक्स के लिए एक गंभीर मरीज के बेड पर जाकर के बैठ जाना, और उस मरीज को क्या पता उसके सिरहाने कोई क्या तमाशा कर रहा है। वो तो बस ऑक्सीजन पर है, उसका 5 किलो वजन कम हो चुका है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ठीक उसी के बगल में एक व्यक्ति चिलगोजा बनकर के बैठा है और मीडिया वालों को गालियां बक रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को कवर फायर देने वाले जितने भी पालतू PR पत्रकार जो यहाँ पर पहुंचे थे ना, आपको ये पता ही नहीं लगा होगा। एक छात्र जो है वो इस वक्त बिस्तर पर है, 5 किलो वजन कम हो चुका है, ICU में भर्ती हो चुके हैं। राहुल, पता लगा आप में से किसी को? जितने माफी मंकी बैलेंसिंग करने वाले, छात्रों को भड़काने वाले, छात्रों में बंटवारा करने वाले कांग्रेस के PR पत्रकार यहाँ पर पहुंचे थे ना, अपने व्यूज, लाइक, शेयर के चक्कर में, इनको छात्रों की कितनी चिंता थी ना। ये तस्वीर देखिए साहब, ये राहुल है, राहुल क्रांति इनका नाम है। इनकी तबीयत खराब है, ICU में पहुंच चुके हैं। ये खाने, इन्होंने कह रहे हैं अभी भी नहीं खाऊंगा, सांस लेने में तकलीफ है, 5 किलो वजन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साफ शिकायत की थी कि इस तरह की हरकतें मरीजों की जान को खतरे में डाल सकती है, और शिकायत के आधार पर FIR हुई। अब इसमें पत्रकारिता की स्वतंत्रता कहां आ गई? क्या पत्रकारिता की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें?
क्या पत्रकारिता का मतलब यह है कि आप किसी भी सुरक्षा नियम को ना माने? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब सवाल गोदी मीडिया के अपने साथी का आता है तो नियम कानून सब भूल जाते हैं, एकजुट होकर के कहते हैं कि हमारे भाई पर अत्याचार हुआ, जबकि यही लोग हर दिन विपक्षी नेताओं पर हुए कार्रवाई का जश्न मनाते हैं। यही लोग हर दिन आम पत्रकारों की गिरफ्तारी पर तालियां बजाते हैं। यही लोग हर दिन असली सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बताते हैं। लेकिन जब खुद पर आती है तो सारे सिद्धांत हवा हो जाते हैं। यही तो असली दोगलापन है। अब बात करते हैं संसद की, जहां एक बहुत बड़ा सवाल उठा है और सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने। जहां ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या RSS संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहां से पैसे जाते हैं। कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। हो गया आप लोग पीछे डाल दीजिए। दोस्तों, ये सवाल तो सालों से पूछा जा रहा है, लेकिन जब भी पूछा जाता है सत्ता पक्ष चुप्पी साध लेता है, कोई जवाब नहीं देता है, कोई ब्यौरा नहीं देता है, बस विषय बदल देता है या सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बना देता है। लेकिन अब यह मामला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यही सरकार FCRA बिल लेकर के आ रही है। यही सरकार दूसरों से हिसाब मांग रही है कि तुम्हारे पैसे कहां से आते हैं, तुम्हारी फंडिंग का सोर्स क्या है, तुमने कहां कहां रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन जब खुद के बारे में पूछा जाए तो चुप, जब खुद के मातृ संगठन के बारे में पूछा जाए तो चुप। दूसरों के लिए एक कानून, अपने लिए दूसरा कानून, ये कैसा न्याय है? कर्नाटक सरकार तो पहले से ही RSS पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। प्रियांक खड़गे ने साफ कहा है कि वो पूरे मामले पर स्टडी कर रहे हैं और कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। मोहन भागवत साहब से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। यहीं डिंपल यादव ने भी पूछा कि क्या RSS रजिस्टर्ड है, कहां रजिस्टर्ड है, पैसा कहां से आता है, पैसा कहां जाता है, आप व्यय का पूरा हिसाब दीजिए। यह कोई निजी सवाल नहीं है, यह देश के हर नागरिक का अधिकार है कि वो जाने कि जो संगठन देश के हर कोने में सक्रिय है, जिसका हर बड़े राजनीतिक फैसले पर असर है, जिसके करोड़ों सदस्य हैं, उसकी वित्तीय पारदर्शिता क्या है। लेकिन जवाब देने की बजाय गोदी मीडिया के लोग टीवी पर बैठ करके CJP से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी फंडिंग का सोर्स बताओ, और CJP वालों ने भी बड़ा मजेदार जवाब दिया है। जो आरोप लगे कि इस आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई, CJP को इसके लिए पैसे कहां से मिले, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमें मानक जी इसकी पूरी फंडिंग जो है PM केयर्स फंड से आई है। आपसे निवेदन है कि PM केयर्स फंड की पूरी जांच की जाए और ट्रांसपेरेंटली वो पैसा कहां खर्च हुआ है वो जनता के सामने शेयर किया जाए। दोस्तों, अब यहां जो कटाक्ष है वो समझने वाला है। CJP वालों ने साफ कहा है कि हमारी फंडिंग PM केयर फंड से आती है, यानी अब जांच PM केयर फंड की करवाओ। और यहां असली सवाल फंसा हुआ है। PM केयर फंड्स जो कि खुद एक बहुत बड़ी पहेली है, जिसमें कितने पैसे आए, कहां खर्च हुए, इसका कोई जवाब आज तक जनता के सामने नहीं है। सूचना का अधिकार भी वहां लागू नहीं होता है, CAG भी उसका ऑडिट नहीं कर सकता है। यानी करोड़ों अरबों रुपए का एक ऐसा फंड जिसका कोई हिसाब किताब जनता को मालूम ही नहीं है। और यही सरकार दूसरों की फंडिंग पर सवाल उठा रही है। ये कहावत यहां बिल्कुल फिट बैठती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आते हैं एक और खबर पर जो इस पूरे परिदृश्य की परतें और गहरी करती है। पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल का एक नेता जिसका पूरा करियर नफरत फैलाने पर टिका हुआ है, जिसके हर बयान में सिर्फ जहर ही जहर उगलती है। हर बार इसने ऐलान किया कि हिंदू रक्षा दल के लोग हरिद्वार से गंगा जल भर करके दारुल उलूम देवबंद पर जल चढ़ाने जाएंगे। इनका दावा है कि वहां महादेव का मंदिर है। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हमारे ललित शर्मा जी, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, पूरी ताकत के साथ हर की पैड़ी से जल लेकर के दारुल उलूम देवबंद में जो हमारे महादेव का मंदिर है वहां जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा दबाव देकर उन्हें डराना धमकाना, ऐसी स्थिति हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करता। वो जाएंगे और जाकर के वहां जल चढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही कहते जा रहे हैं और शासन प्रशासन को शुरू से अवगत करा रहे हैं कि वहां हमारे महादेव का मंदिर है, वहां हम जाएंगे और जल चढ़ाएंगे, और कोई भी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश ना करे। दोस्तों, इस बयान को सुनकर एक ही बात दिमाग में आती है कि क्या यह देश किसी की जागीर बन गया है? क्या किसी की मर्जी है कि वो जहां चाहे जाकर के धार्मिक भड़काऊ हरकतें करे? क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, नफरत फैलाने वाले के लिए नहीं है क्या?
ये बयान अपने आप में सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला है, ये बयान अपने आप में शांति भंग करने वाला है। लेकिन पुलिस ने इस बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई चेतावनी नहीं दी गई। लेकिन जब पत्रकार सचिन गुप्ता ने इस बयान की रिपोर्टिंग की तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। एक्स को नोटिस भेजा गया, सचिन गुप्ता की पोस्ट डिलीट करवाने की कोशिश की गई, उनका मोबाइल नंबर मांगा गया, आईपी एड्रेस मांगा गया। यानी नफरत फैलाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन नफरत की रिपोर्टिंग करने वाले पर पूरा दबाव। ये कैसी पुलिसिंग है? ये कैसा कानून व्यवस्था है? ये तो पूरी तरह से उल्टी गंगा है। अब इन तमाम खबरों को एक साथ जोड़ करके देखिए, एक तरफ बंगाल से लड़के लाए जा रहे हैं ताकि प्रोटेस्ट को हिंसक दिखाया जाए, दूसरी तरफ चिंटू भीड़ में घुसा करके छात्रों को उस्काया जा रहा है, तीसरी तरफ गोदी मीडिया के लोग गंभीर मरीजों के कमरे में घुस करके ड्रामा कर रहे हैं, चौथी तरफ आरएसएस से उसकी फंडिंग नहीं पूछी जा रही लेकिन दूसरों की फंडिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पांचवी तरफ नफरत फैलाने वालों को खुली छूट है लेकिन उनकी रिपोर्टिंग करने वालों पर दबाव है। ये सब मिलकर के एक तस्वीर बनाते हैं और वो तस्वीर बहुत डरावनी है। एक ऐसा तंत्र जो हर तरफ से जनता को घेर रहा है, जो हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो हर सच को झूठ में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब जनता जाग रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, कैमरे सच रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर साजिश एक्सपोज हो रही है। बंगाल से आया वो लड़का सोच भी नहीं सकता होगा कि उसके एक बयान से पूरा नेटवर्क बेनकाब हो जाएगा, लेकिन हो गया है। और यही तो इस समय की सबसे बड़ी उम्मीद है कि जितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं उतनी ही तेजी से एक्सपोज भी हो रहे हैं। सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी संगठित क्यों ना है, अगर उसकी नीयत गलत है तो एक न एक दिन पर्दा उठना जरूरी है। और ये पर्दा उठ रहा है, रोज उठ रहा है, हर वीडियो के साथ उठ रहा है, हर बयान के साथ उठ रहा है, हर एफआईआर के साथ उठ रहा है। एक बात याद रखिए, जब भी कोई प्रोटेस्ट होगा अब जनता पहले ये देखेगी कि उसमें असली छात्र कौन है और प्लांटेड चिंटू कौन है। जब भी कोई खबर आएगी जनता पहले ये देखेगी कि पत्रकार सच रिपोर्ट कर रहा है या एजेंडा चला रहा है। जब भी कोई मुद्दा उठेगा जनता पहले ये देखेगी कि इसके पीछे असली मंशा क्या है। ये जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों, और यही हथियार आज सत्ता को सबसे ज्यादा डरा रहा है। तो जो लोग सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है, जो सोचते हैं कि नैरेटिव सेट कर लेंगे, जो सोचते हैं कि हमेशा जनता को गुमराह कर लेंगे, उनके लिए यह समय एक बड़ा सबक है। जनता अब वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है, हर बयान सुरक्षित हो रहा है और हर साजिश देर सवेर सामने आ रही है। इसीलिए जो साजिश कर रहे हैं वो सतर्क हो जाइए, जो चिंटू पाल रहे हैं वो सतर्क हो जाइए, जो पत्थर फिकवा रहे हैं वो भी सतर्क हो जाइए, जो नफरत फैला रहे हैं वो भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस बार का माहौल अलग है। इस बार जनता जाग रही है और जब जनता जागती है तो बड़े से बड़े तख्त हिल जाते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि झारखंड में जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, एक ऐसा खुलासा जो बताता है कि सत्ता के गलियारों में क्या क्या पक रहा है। और ये पहला ऐसा मौका नहीं है, ना ही आखिरी होगा, लेकिन हर ऐसे खुलासे के साथ जनता का भरोसा उन लोगों से उठता जा रहा है जो देश चलाने का दावा करते हैं, और यही असली बदलाव की शुरुआत है। अब आप बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी? क्या आपको भी लगता है कि गोदी मीडिया अपनी सारी हदें पार कर चुकी है? क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस को अपनी फंडिंग का हिसाब देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको भी लगता है कि जनता अब जाग चुकी है और आगे ऐसी साजिशें कामयाब नहीं होगी? अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हर एक कमेंट पढ़ा जाएगा और आपकी आवाज आगे की स्टोरी में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।